हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूँ आज का समसामयिक घटना लेकर के। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा उस पर हम लोग बात करेंगे। हम ऐसे विषय को लेके आते हैं, मतलब मैं ऐसे प्रश्न को लेके आता हूँ जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के दृष्टिकोण से रहता है, उसी पर बात चर्चा करते हैं। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। तो चलिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता है कि देश में जो है सोलर गांव के बारे में तो आप बड़ौदा के बारे में सुने होइएगा। अक्टूबर 2022 में अपना नरेंद्र मोदी जी वहां पे जाके घोषणा किए थे गुजरात में, तो वो हो गया था सोलर गांव था। ठीक है, 24x7 पाने वाला। तो ये सोलर सिटी अपना अब आपका मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, इसने सांची में आपका उद्घाटन किया है। ठीक है, 2070 तक प्रत्येक शहर में, मतलब प्रत्येक जिला में एक आपका सोलर सिटी का स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा। उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद देश का पहला मंदिर संग्रहालय होगा, मतलब उस संग्रहालय में मंदिर का जो ऐतिहासिक चीज के बारे में बताया जाएगा। ठीक है ना, कि वो किस शैली से बना है, उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रहा है, वो कैसे बनाया गया, तो इसके बारे में भी बात होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद अभी आप लोग को मालूम है, अभी आसियान का बैठक चल रहा था इंडोनेशिया के जकार्ता में, मैंने कल करवाया भी है। ठीक है, तो अगला जो है आपका आसियान का शिखर सम्मेलन होने वाला था म्यांमार में। तो म्यांमार को चुन करके आप किसको दे दिया गया, फिलीपींस को दे दिया गया। ठीक है, क्योंकि म्यांमार में सैन्य तक का सेलेक्ट हो गया था 2021 से चल रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ी होने के कारण वो गड़बड़ी हो गया है। ठीक है, उसके बाद जो है IIT जोधपुर संस्था जो है विज्ञान, मतलब वायु की गुणवत्ता के लिए एक जो है अपना ऐप, अपना जो है एक तकनीक विकसित किया है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद डेंगू, अभी अभी सीजन चला हुआ है। डेंगू मच्छर सबको मतलब संक्रमित करता है, बीमार होता है, फीवर आता है। तो उसी पे एक रिपोर्ट जारी किया है, सबसे अधिक डेंगू से मृत्यु दर जो है आपका बांग्लादेश में हुआ। ठीक है, मतलब बांग्लादेश में अपनी रिपोर्ट में आया, और सबसे अधिक मृत्यु कहिएगा तो वो ब्राजील है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। और ट्रेन चलाया है अभी आपका मैक्सिको सरकार। ठीक है, उसका नाम है माया ट्रेन प्रोजेक्ट, तो उसी के बारे में बात होगा। ये सारा फिर और जो महत्वपूर्ण बात है तो सारे बात के बारे में बात करेंगे। ये हो गया आपका हाईलाइट बात, यही सब चीज के लिए बारे में आज आपके सामने हम कुछ बताना चाह रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो बोलता है कि देश का पहला सोलर सिटी का उद्घाटन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया है। तो सबसे पहले आपको हम क्या बोले हैं कि सोलर गांव के बारे में जो बताए थे, ये तो आपका मध्य प्रदेश में जो उद्घाटन किया गया, ये आपका साथ ही हो जाएगा। पहले इसको जानिए, सोलर सिटी और सोलर गांव में दोनों में अंतर है। गांव पे कहेगा तो आपको क्या कहना है कि ये आपका ये मोढेरा में जो है किया गया था। ठीक है, और 2022 में मोढेरा जो है आपका गुजरात में पड़ता है। गुजरात में पड़ता है आपका मोढेरा। ठीक है, तो गुजरात में सबसे पहले सोलर गांव क्या किया गया था, संचालित किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 2022 में किया था। 24x7 चलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि पहला जो है आपका मध्य प्रदेश में किया गया है क्या, सोलर सिटी आपका कहाँ किया गया, सांची। अब देखिए ये किया गया, तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि शिवराज सिंह चौहान जी वहां पे जाके उद्घाटन किए हैं। कल की बात है। ये जो प्रत्येक वर्ष जो है 7 करोड़ रुपया का बचत करेगा। कितना का बचत करेगा, 7 करोड़ रुपया का प्रत्येक वर्ष बचत करेगा। ये आपको बात समझ के चलना है। तो उसके बाद आपका कितना 13,747 टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रत्येक वर्ष क्या हो जाएगा, मतलब इससे भी बचा जाएगा। तो ये दोनों चीज याद रखिएगा, 7 करोड़ रुपया का बचत होगा। मतलब ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट के तहत जितना भी उस शहर को बिजली का जरूरत पड़ेगा वो सारा सोलर पैनल से ही होगा। मतलब आपका रिन्यूएबल नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा से ही सारा अपना आपूर्ति करेगा। कोई भी जीवाश्म ईंधन का प्रयोग नहीं करेगा। और अभी भारत सरकार जो है, आपको पता है, जो ग्लासगो में गए थे अपने प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है, तो हम लोग 2070 तक क्या होने वाले हैं, कार्बन फ्री होने वाले हैं, उसके लिए घोषित किया गया है। तो 2070 तक प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक सिटी ऐसा होगा जो सोलर सिटी होगा। इसका घोषणा किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो ये भी बात आपको समझने लायक है कि प्रत्येक सिटी को, मतलब प्रत्येक जिला में एक सिटी सोलर सिटी के रूप में बनाया जाएगा। कब तक, 2070 तक, जो हम आपको यहाँ पे लिख के भी बताएं। तो चलिए थोड़ा सा सांची के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि सांची मध्य प्रदेश का एक धार्मिक स्थल भी है, ठीक है, सांस्कृतिक भी स्थल है। यहाँ सांची स्तूप के बारे में जानते हैं, तो थोड़ा सा आपको हम दिखाते हैं सांची का स्तूप कहाँ है। देखिए ये आपका सांची का स्तूप है, इसको अशोक ने बनवाया था। आपको अशोक से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, ठीक है। तो अशोक का जो है पहला स्तूप था ये सांची का स्तूप, ठीक है। और इसको यूनेस्को के सूची में, चलिए अब आप तो सारा चीज देख लिए ना,
एक हम पेज ले लेते हैं जिससे आपको हमको बताने में आसानी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानिए जो सांची है, सांची कहाँ है आपका? सांची मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में आपका सांची है। ठीक है, मध्य प्रदेश में आपका सांची है। ठीक है, ये सांची स्तूप का निर्माण जो है अशोक ने करवाया। ठीक है, अशोक का ये पहला स्तूप था। ठीक है, पहला था। यहाँ पे महास्तूप भी है। क्या होना स्तूप? महास्तूप। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, इसी वजह से हम आपको बताते हैं। सांची के स्तूप को यूनेस्को के विरासत सूची में आपका 1989 में लिया गया था। ठीक है, तो ये क्या है? विरासत स्थल भी। अब देखिए सांची जो है बौद्ध धर्म के लिए भी प्रसिद्ध है, यानी बौद्ध धर्म का भी यहाँ पे देखिए, बौद्ध धर्म के जो गौतम बुद्ध जी थे भगवान, तो वो यहाँ पे उसके जन्म से यानी उसके जीवन से यहाँ पे रिलेटेड नहीं है, बट बौद्ध धर्म से संबंधित ये स्थल है। अगर आपको कभी, क्योंकि धार्मिक रूप से ये बहुत ज्यादा महत्व रखता है सांची। ठीक है ना, इसी वजह से आपको हम ये चीज बताए हैं। देखिए यूनेस्को के सूची में इसको 1989 में लिया था। भारत में टोटल यूनेस्को की जो विरासत सूची है टोटल कितना है? 40 है। ये बात आपको याद रखना है। सबसे अधिक किसके पास है? इटली के पास है। ठीक है, यूनेस्को का स्थापना तो आपको कई बार हम बोल चुके हैं, दिसंबर 1946 में हुआ था। इसका मुख्यालय, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। ठीक है, कई बार ये सब बोल चुके हैं। और इसका जो है महानिदेशक कौन है? आंद्रे ओजोले है। ये सब बहुत बार बोल चुके हैं, आंद्रे ओजोले है। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा जानते चलना है। ठीक है ना, भारत में टोटल 40 गो है। सबसे अधिक कहेगा तो कहाँ पे हो जाएगा आपका? ये महाराष्ट्र में है सबसे अधिक। इंडिया में सबसे अधिक कहेगा तो कहाँ कहिएगा? महाराष्ट्र में है सबसे ज्यादा। और सबसे पहला यूनेस्को के विरासत सूची में भारत का कौन सा स्थल रखा गया था? तो आप अजंता एलोरा कह दीजिएगा और आगरा का किला कह दीजिएगा। 1983 में रखा गया था। ठीक है, ये बात आपको जानते चलना है, क्योंकि देखिए यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछता है। यूनेस्को के जो विरासत स्थल में है तो हम लोग का जो है 32 गो सांस्कृतिक है। ठीक है, 32 गो सांस्कृतिक है और 7 गो जो है आपका, 7 गो क्या है आपका? प्राकृतिक है और एक जो है आपका मिश्रित है। ये स्थल आपको याद रखिएगा। ठीक है, जो मिश्रित स्थल है वो आपका सिक्किम का है। ठीक है, तो ये बहुत बार पूछता है, इसी वजह से मैं आपको ये बताने का प्रयास किया हूँ। देखिए मध्य प्रदेश का जो सांची है वो धार्मिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। सांची का स्तूप लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा घूमने के लिए जाते हैं। वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस के रूप में भारत सरकार विकसित कर रहा है, इसी वजह से वहाँ पे सोलर सिटी घोषणा किया गया है। ठीक है ना, अब वहाँ पे क्या है ना कि प्रत्येक वर्ष 7 करोड़ का बचत होगा। आप समझ रहे हैं, अगर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, एक सिटी में भी अगर ऐसा हो जाता है तो हम लोग कितना कार्बन मतलब उत्सर्जन बचा सकते हैं। कहा जाता है कि वहाँ पे लगभग आपको कितना पता है? 13,747 करोड़ मतलब लाख टन जो है आपका कार्बन उत्सर्जन कम कर दिया जा सकता है। तो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बात रखता है आपका सांची। ठीक है, तो ये आपका सांची है, देख लीजिए। ये शिवराज सिंह चौहान इसका उद्घाटन किए थे, है कि नहीं है? भारत में सबसे ज्यादा जो है, अच्छा आप कहिएगा कि सोलर एनर्जी में विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो तीसरा स्थान है। ठीक है, पहले चौथा थे, अब तीसरा हो गए हैं। ठीक है, और सबसे अधिक जो है सोलर जो है सबसे अधिक कौन अभी उत्पादन करता है? ठीक है, तो ये आप अभी राजस्थान कर दीजिएगा। सबसे अधिक जो है सोलर एनर्जी का उत्पादन राजस्थान करता है और साउथ में सबसे अधिक तमिलनाडु करता है ना। चलिए, ये सारा चीज आप लोग समझ गए हैं। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? देश का पहला मंदिर संग्रहालय किस राज्य में बनाया गया? मंदिर संग्रहालय, देखिए संग्रहालय से ही आप समझ पा रहे हैं कि मंदिर के लिए म्यूजियम बनेगा और मंदिर का जो है ऐतिहासिक चीज बताया जाएगा, वो किस शैली का बना हुआ है, किस सदी में बना हुआ है, उसका महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। ठीक है, किसने उसको बनवाया है, उसके बारे में मंदिर मतलब जो महत्वपूर्ण मंदिर है भारत में, जो महत्वपूर्ण मंदिर है जैसे नागर शैली है, द्रविड़ शैली है ना, ये सारे शैली का जो बना हुआ बड़ी बड़ी मंदिर है, उस मंदिर के बारे में महत्वपूर्ण वहां पे चीज बताया जाएगा। ठीक है, उसको जो है एग्जीबिशन लगाया जाएगा, उसको लगा करके लोग को दिखाया जाएगा कि ये मंदिर का ये ऐतिहासिक, ये मतलब महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये चीज महत्वपूर्ण है, ये इस शैली में बनाया हुआ है, इसको फलाने राजा ने बनवाया है। यही सारे चीज के लिए अभी आपका मंदिर संग्रहालय, और ये कहाँ पे बनेगा? यूपी में बनेगा। यूपी में अयोध्या के पास बनेगा। अयोध्या में जो राम मंदिर आपका, आप लोग जानते हैं, जो 2019 में जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 9 दिसंबर को। ठीक है, 9 दिसंबर या 9 नवंबर है 2019 को आया था। ठीक है, तब से वहां पे कार्य प्रारंभ है और आपका जनवरी 2024 में जो है यहाँ उद्घाटन होने वाला है। अभी कार्यरत है, राम मंदिर बन रहा है। तो उसी अयोध्या सिटी में ही आपका मंदिर संग्रहालय बनाने का घोषणा किया गया है। ठीक है, यूपी सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी से योगी जी जाके मिले थे, फिर वहां पे जाके ये सारा बात हुआ। जब राम मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं तो राम मंदिर के बारे में थोड़ा सा आपको हम
फोटो दिखा देते हैं उसका कैसा आर्किटेक्चर है। अच्छा, इसका जो आर्किटेक्चर है इसके बारे में जानते हैं, उसका नाम है आपका चंद्रकांता सोमपुरा नाम है, ठीक है। ये गुजरात के रहने वाले हैं। जो अपना सोमनाथ मंदिर है ना, उसका भी डिजाइन का जो लास्ट में बना था, ठीक है, पहले नहीं, वो तो कई बार टूटा ना, तो वही थे चंद्रकांता सोमपुरा, जो सोमपुरा फैमिली है, गुजरात के हैं ये लोग। मंदिर का आर्किटेक्चर के नाम पे बहुत ज्यादा प्रसिद्धि है, और बड़े बड़े मंदिर का जो आर्किटेक्चर वास्तुकार जो होते हैं तो ये लोग करते हैं। तो ये आपका राम मंदिर का परिसर है, ये आपका अयोध्या में है, ठीक है। तो ये चीज, अब थोड़ा सा यूपी के बारे में बोल रहे हैं, तो यूपी का मुख्यमंत्री जानते हैं और योगी आदित्यनाथ है। वहाँ के राज्यपाल आप आनंदीबेन पटेल है। वहाँ पे जो है लोकसभा का सीट कितना है, 80 है, राज्यसभा का सीट 31 है ना, और आपका विधानसभा सीट 403 है। तो ये सारा चीज वहाँ पे जानते हुएगा आप लोग, बोलने का ज्यादा जरूरत है नहीं। और यहाँ पे कुछ देखिएगा, देखिए राम मंदिर का अब ये जो शालीमार पत्थर भी आपका नेपाल से आ चुका है ना, यहाँ पे लग चुका है। जो आपका स्टेचू है, स्टेचू बनना प्रारंभ हो गया, जनवरी में इसका उद्घाटन। अब इसका जो आर्किटेक्चर है उसका नाम याद रखिएगा, ठीक है, चंद्रकांता सोमपुरा जी के बारे में अक्सर आपको ये पूछ लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 2026 में होने वाला आसियान शिखर सम्मेलन म्यांमार से छीन करके किस देश को दे दिया गया है? तो कल ही हम बोले थे कि 43वां शिखर सम्मेलन आपका इंडोनेशिया के जकार्ता में हो रहा है, ठीक है। मोदी जी भी वहां पे गए हैं। 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए, और 18वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन वहां पे हो रहा है, जकार्ता में ही हो रहा है। और वहां पे आपका 43वां आसियान शिखर सम्मेलन भी चल रहा है। तो उसी में अभी ये बात कहा गया है कि जो आपका पहले म्यांमार में कहाँ पे है, हाँ म्यांमार में होने वाला था, तो म्यांमार से छीन करके किसको दे दिया गया है, फिलीपींस को दे दिया गया। तो म्यांमार में हुआ क्या है, देखिए आपको पता है कि वहां पे अस्थिर सरकार चलता है, लोकतांत्रिक सरकार वहां पे ज्यादा दिन चल नहीं पाता। पहले बहुत दिन से वहां पे सैन्य सरकार था, फिर आउंग सान सू की बैठी, आउंग सान सू की के साथ भी लफड़ा हो गया, उसको जेल भेज दिया गया। फिर वहां पे तख्ता पलट हुआ, तख्ता पलट 2021 से 2021 जो तख्ता पलट हुआ है, तभी से तख्ता पलट ही चल रहा है। तो फिलीपींस सरकार जो है, सॉरी आसियान समूह का जो है सदस्य है आपका म्यांमार। आपको कल भी बोले थे आसियान समूह में 10 सदस्य है। कितना सदस्य है, 10 सदस्य है। इसको आपको थोड़ा सा जान लेना है। चलिए आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं। 10 सदस्य में कल आपको बोले थे, देखिए ये आपका हो गया दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है, यहाँ से। तो ये आपका म्यांमार है। देखिए अपना भारत खत्म हो गया ना, यहाँ पे भारत खत्म, ये आपका म्यांमार है, ये आपका थाईलैंड है, ये आपका लाओस है, ठीक है, ये आपका वियतनाम है, ये आपका कंबोडिया है, ये आपका यहाँ पे मलेशिया शुरू होता है, यहाँ पे सिंगापुर है, ये पे इंडोनेशिया है, यहाँ पे बोर्नियो द्वीप है। बोर्नियो द्वीप में 3 देश का मतलब 3 देश इस क्षेत्र में पड़ता है आपका, इंडोनेशिया, मलेशिया और बोर्नियो, ठीक है। फिर यहाँ पे इधर आइएगा तो तिमोर लिस्ट है। तो इतना सारा देश है, ऊपर में ये फिलीपींस है। ये सारा देश आपका किस चीज का सदस्य होगा, आसियान का सदस्य होगा। तो इसी आसियान में यहाँ पे होने वाला था। देखिए जो आसियान शिखर सम्मेलन जो होता है, ये द्विवार्षिक सम्मेलन होता है, हर 2 वर्ष में होता है। तो अभी जो इंडोनेशिया के जकार्ता में हो रहा है, उसका राजधानी जकार्ता में है। अगला राजधानी उसका कालीमंताना, कल ही बताए थे, बोर्नियो द्वीप एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहेगा तो आपको ग्रीनलैंड बोलना है। ग्रीनलैंड के बाद दूसरा पपुआ न्यू गिनी है, और तीसरा आपका ये आपका बोर्नियो है, और चौथा कहेगा तो मेडागास्कर है। तो इतना सारा द्वीप जान लेना। तो इसी द्वीप में इसका राजधानी जाने वाला है। कल मैं इसके बारे में सारा बात कर चुका हूँ। तो अभी आपका क्या है ना कि यहाँ होने वाला था आपका, यहाँ पे म्यांमार में होने वाला था। अब म्यांमार से उठा के बोला कि नहीं, आपको फिलीपींस में होगा, क्योंकि म्यांमार में तख्ता पलट। चलिए यहाँ तक तो आपको दिखा दिए, ये आपको एकदम क्रम याद होना चाहिए, ठीक है। दक्षिण पूर्वी एशिया का देश अपना भारत यहाँ से खत्म होता है, म्यांमार यहाँ से लीजिएगा, म्यांमार लीजिएगा, म्यांमार यहाँ से म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ठीक, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्रुनेई, फिर यहाँ पे तिमोर लिस्ट है। तो तिमोर लिस्ट को भी 11वां सदस्य के रूप में नामित कर चुका है, आधिकारिक घोषणा नहीं हुआ है। चलिए चलिए अभी आपको हम क्या कह रहे थे, थोड़ा सा आप इतना तो समझिए। हाँ, तो हुआ क्या है, 2021 में यहाँ पे तख्ता पलट हो गया था। तख्ता पलट होने के बाद जो आसियान सदस्य के, आसियान समूह के जितने सदस्य हैं, उसने जो है वहाँ के जो जनरल, वहाँ पे जो सेना जो अधिकार कर लिया था, उससे एक वार्ता किया। उससे वार्ता क्या किया कि आपको जो 5 सूत्री प्लान है, उसमें आपको म्यांमार में क्या करना है, शांति स्थापित करना है। और ये चीज करने में आपका म्यांमार क्या हुआ, असफल रह गया। असफल होने की वजह से अब उसको बोला कि आप जो है इसकी अध्यक्षता आपसे ले लिया जा रहा है, आप इसमें समर्थ नहीं है। तो आने वाले समय में जो आपका 44वां बैठक जो होगा, तो कहाँ होगा, फिलीपींस में कहिएगा, ठीक है। फिलीपींस का राजधानी मनीला है, ठीक है। अभी यहीं पे जो है आपको अभी मैग्सेस पुरस्कार के बारे में बोले थे, ठीक है। रवि कन्नन को अपना जो है मैग्सेस पुरस्कार देने का घोषणा किया गया है। पहला आपको 65वां मैग्सेस पुरस्कार अभी दिया गया था, है ना। अभी हम बोले हैं कि नहीं बोले हैं, एशिया का नोबेल कहा जाता है, तो वही वाला बात है ना। तो चलिए इसके बारे में आप लोग जान गए। फिलीपींस में आपका होने जा रहा है, कहाँ आपका
44वां आसियान का बैठक, 43वां कप इंडोनेशिया के जकार्ता में हो गया। तो 2021 में म्यांमार में लोकतांत्रिक सरकार को हटा करके सत्ता पर कब्जा कर सेना के जनरलों ने अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, आसियान नेता और म्यांमार सैन्य सरकार के बीच शांति स्थापित करना था, यहाँ ये बात हुई थी। 2021 में 5 सूत्री घरेलू शांति योजना लागू करने में विफल रहा। कौन? म्यांमार। ठीक है, म्यांमार, आप इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हमेशा चलता रहता है। अभी हम लोग यहाँ पे जो है सितवे प्रोजेक्ट, म्यांमार का सितवे बंदरगाह से लेके हम लोग ये पश्चिम बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है, वहां से लेके वहां तक प्रोजेक्ट भी चल रहा है। एक कालादान भी प्रोजेक्ट म्यांमार के साथ चल रहा है। ठीक है, तो म्यांमार के साथ क्योंकि हम लोग स्थलीय सीमा भी लगाते हैं और समुद्री सीमा भी लगाते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे ये जो अभी बोले हैं आपको याद रखेगा, सितवे बंदरगाह। ठीक है, सितवे प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा फेमस रहा है अभी म्यांमार के सितवे से लेकर के पश्चिम बंगाल के आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट तक, और कालादान प्रोजेक्ट, ये 2 चीज म्यांमार के साथ हम लोग का बहुत ज्यादा। और एक जो रोड बनाया जाता है वो भी रोड म्यांमार होकर थाईलैंड तक जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए 2021 से 5 सूत्री घरेलू शांति योजना में लागू करने में विफल रहा है, इसीलिए म्यांमार से आसियान समूह की अध्यक्षता से उससे छीन लिया गया। तो आसियान का जो है सचिवालय कहाँ हो जाएगा? आपका जकार्ता में हो जाएगा। अगला बैठक कहाँ होगा? फिलीपींस में होगा। इस बार कहाँ हो रहा है? इंडोनेशिया के जकार्ता में हो रहा है। ये सारा चीज आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से। अब इसके सदस्य देशों की समूह संख्या को हमेशा याद रखेगा। 11वां देश आपका कौन बन गया है? तिमोर लिस्टे बन गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस IIT संस्थान के वैज्ञानिकों ने वायु गुणवत्ता के लिए कोड उपकरण यानी COD उपकरण विकसित किया? तो देखिए, अभी जानते हैं कि वायु प्रदूषण कितना भयावह स्थिति हो गया है। यूपी में आदमी रहने लायक नहीं, एक से एक वायु जनित कितना सारा बीमारी होता है। तो उसी को लेके IIT जोधपुर के, यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? IIT जोधपुर हो जाएगा। वहाँ के जो है वैज्ञानिकों ने क्या किया है? गुणवत्तापूर्वक जो है एक उपकरण का मतलब खोज किया, जिसका नाम क्या है? कोड। तो ये देख लीजिए, वायु को क्या करेगा? प्यूरिफाई करेगा। ठीक है, ये आपका अलग अलग IIT द्वारा अलग अलग चीज का इनोवेशन किया जाता है। तो ये वायु जो है ये क्या करेंगे? वायु की गुणवत्ता के लिए एक कोड उपकरण का विकसित किया। कौन हो जाएगा आपका? IIT जोधपुर। कुछ IIT संस्था और भी कुछ किया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं। ठीक है, स्मार्ट क्या कहेगा? स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग डिवाइस काटरू। कौन है? काटरू। कौन विकसित किया है? IIT मद्रास किया, याद रखिएगा ये चीज आपको। देखिए यहाँ पे क्या है? वायु गुणवत्ता के लिए कोड उपकरण का विकसित किया IIT जोधपुर। और यहाँ पे क्या है? वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग डिवाइस, वो कौन हो जाएगा? काटरू। ये किसने विकसित किया है? मद्रास में। ठीक है, उसके बाद समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न करने वाला डिवाइस है, उपकरण है सिंधुजा 1। ये ठीक है, ये भी IIT मद्रास किया है। बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है, इसी वजह से मैं आपको ये थोड़ा लिख दे रहा हूँ। सिंधु जो है समुद्री तरंग से जो बिजली उत्पन्न करने वाला जो डिवाइस है सिंधुजा, उसको कौन विकसित किया है? IIT मद्रास किया है। दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस का कौन, ये उपकरण, ये डिवाइस को कौन मतलब खोजा है? ये आपका IIT मद्रास हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक भार, उसकी ये याद रखेगा, भार OS। ठीक है, तो ये कौन किया है? IIT मद्रास किया। ठीक है, कृत्रिम हृदय उपकरण का विकसित किया किसने? IIT कानपुर। और साइबर सुरक्षा और कौशल कार्यक्रम के लिए ये भी विकसित किया है उपकरण को IIT कानपुर। ये याद रखिएगा, दो तो बहुत याद है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम याद रखिएगा, भारोस। ठीक है, ये IIT मद्रास हो जाएगा। उसके बाद आप ये याद रखिएगा, समुद्री तरंग से बिजली उत्पन्न करने वाला उपकरण सिंधुजा 1, ये भी IIT मद्रास किया है। ठीक है, और दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए जो है आपका पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस, ये भी आपका IIT मद्रास किया है। ये आपके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, ये चीज आप थोड़ा याद कर लीजिएगा, ये जरूरी कहीं ना कोई एग्जाम में ये पूछ लेता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में डेंगू से मृत्यु दर किस देश में सबसे अधिक हो गया? देखिए, मृत्यु दर का मतलब क्या है? 1000 में सबसे अधिक, यानी 1 लाख में सबसे अधिक। कहने का मतलब है कि एक सर्टेन संख्या में उसमें से सबसे अधिक कौन कर रहा है? तो सबसे अधिक बांग्लादेश में अभी हाल फिलहाल में ही रिपोर्ट आया है। अभी डेंगू का प्रचलन भी चला हुआ है, मगर ये पे कहेगा कि डेंगू से सबसे अधिक मौत कहाँ हुआ है? तो ये आपका ब्राजील हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा। ये दोनों चीज याद रखिएगा। ठीक है, ब्राजील, अभी ब्राजील जो है भारत भी आ रहा है, वहां के जो है राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा है ना, कि है कि नहीं है? ठीक है, जैसे अभी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो है, जो अभी अपना प्रधानमंत्री गए थे वहां से, उसको अभी आने वाले हैं। ठीक है ना, अपना G20 अध्यक्षता के लिए। उसी तरह से ब्राजील के भी राष्ट्रपति आने वाले हैं, लूला डी सिल्वा है। ठीक है ना, तो बांग्लादेश में अधिक मृत्यु दर पाया गया है। थोड़ा सा इस मच्छर के बारे में जान लीजिए। ये मच्छर थोड़ा देखिए, इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो आपको सिर दर्द होगा, ठीक है, मन का मिचलाएगा, उल्टी होगा, मांसपेशियों में सूजन आएगा, त्वचा पर लाल चकत्ते हो जाएंगे, आंख के पीछे दर्द हो जाएगा। देखिए, इसके बारे में थोड़ा आपको हम बताते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि डेंगू दिवस हम लोग 16 मई को मनाते हैं। कौन 16 मई को बनाते हैं? अब डेंगू जो होता है वो क्या होता है? ये वायरस
ये कहेगा कि डेंगू कैसा बीमारी है, बैक्टीरियल है, मतलब जीवाणु से होता है कि विषाणु से होता है, तो ये क्या कहिएगा, बैक्टीरिया से होता है, विषाणु से। किससे होता है भैया, ये विषाणु से, विषाणु जनित रोग है ये, ठीक है। और कौन सा विषाणु है, इसका ओरोबो वायरस का नाम है, ओरोबो, ठीक है, ओरोबो वायरस है, ठीक है। ओरोबो वायरस से ये बीमारी होता है। और जो मच्छर है उसको क्या बोलते हैं, इजिप्टी मच्छर। कौन मच्छर है ये, इजिप्टी, इजिप्टी मच्छर है ये, याद रखिएगा। इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है, और ये रात को नहीं काटता है, ये दिन को काटता है। इसका जो वायरस है ओरोबो वायरस से होगा, ये विषाणु जनित रोग होता है। इसमें क्या होता है ना, जब आपको अगर ये डेंगू हो जाता है तो आपके ब्लड में जो है ना प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाता है। जानते हैं प्लेटलेट्स, जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, है कि नहीं है, वो अस्थि मज्जा में बनता है ना हमारे बॉडी में। उसका जीवन काल कितना होता है, आपसे 7 से लेकर 10 दिन तक होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इसका संख्या बहुत ज्यादा कम हो जाता है। जब बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो फिर सारा चीज गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसी की संख्या घट जाता है, प्लेटलेट्स का संख्या घट जाता है डेंगू होने से। तो डेंगू को आपको हम बढ़िया से दिखा चुके हैं। ये देखिए राष्ट्रीय डेंगू दिवस है ना, राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को है, ठीक है। अब डेंगू से आया तो ये बात जानिए, मलेरिया भी होता है, ठीक है। मलेरिया होता है ना, तो मलेरिया किस में होता है, मलेरिया जो है ये भी मच्छर काटने से होता है ना। तो ये मादा एनोफिलीज मच्छर से। रोनाल्डो रस ने जो है सबसे पहले जो है आपका ये मलेरिया के बारे में बताया था, नहीं, सबसे पहले मलेरिया शब्द का खोज किया मैकुलस ने, ठीक है। और वेहनर जो है एक आदमी थे, वो बोला कि आपका जो है ये मलेरिया जो बीमारी होता है, ये बीमारी आपका कौन, ये आपका प्लाज्मोडियम वाहक, उसका जो परजीवी है। देखिए मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, जैसे आपको क्या बोले हैं, डेंगू होता है किससे, विषाणु से, तो उसी तरह से मलेरिया जो होगा आपका प्रोटोजोआ से होगा, ठीक है। तो उसके बारे में वेनर ने बताया कि जो आपका ये जो मलेरिया होता है, ठीक है, ये प्लाज्मोडियम नामक उसका जो परजीवी है प्लाज्मोडियम से होता है। उसके बाद इसका जो है खोज सबसे नामांकन किया था मैकुलस ने, और इसका जो मलेरिया से मतलब ये बीमारी के बारे में बोला आपका किसने, तो आपका रोनाल्डो रस ने, ठीक है। तो मलेरिया दिवस भी आप थोड़ा सा जान चलिएगा, 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाते हैं। 25 अप्रैल को भारत सरकार जो है मलेरिया को खत्म करने के बारे में कब कहा गया है कि 2027 तक हम लोग क्या करेंगे, मलेरिया मुक्त हो जाएंगे। बहुत सारा चीज अभियान चलता है, ठीक है। मलेरिया भी मच्छर कान, तो मलेरिया कौन सा मच्छर काटेगा, मादा एनाफिलीज मच्छर। और डेंगू कौन मच्छर, एडिज मच्छर। डेंगू क्या हो जाएगा, विषाणु से हो जाएगा। मलेरिया किससे हो जाएगा, तो प्रोटोजोआ से हो जाएगा, ठीक है। ये आप मैं डेंगू दिवस कब मनाते हैं, 16 मई को, और मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। मलेरिया को कब तक खत्म करेंगे, 2027 तक। ये बात ये सब देखिए, मैं जो भी बोलता हूँ ये सारा चीज पूछता है, तो WHO जो है इसका क्राइटेरिया फुलफिल करता है, ठीक है। तो WHO का महानिदेशक कौन है, टेड्रोस अधानम है, ठीक है। और अभी आपको क्या बोले थे, यूनेस्को का कौन था, यूनेस्को का आंद्रे ओजोलो था, ठीक है। चलिए, और इसके बारे में कुछ जानना है क्या, अब इसके बारे में अब कुछ मत जानिए, जानने का तो बहुत सारा कुछ है, ठीक है। अब सुनिए, डेंगू का जो है ना अभी टीका विकसित करने वाला था, वैक्सीन। वैक्सीन मैन के नाम से किसको जानते हैं हम लोग, साइरस पूनावाला को जानते हैं, जिसका सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में है। उसने सबसे पहले आप लोग का जो कोरोना का वैक्सीन उसी ने विकसित करवाया था, उसका सीरम इंस्टीट्यूट। तो उसने जो है डेंगू के लिए अभी बोला है कि 1 साल के भीतर हम जो है डेंगू का टीका मतलब वैक्सीन निकालने का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पूछ सकता है कि ये जो है वैक्सीन मैन के नाम से किसको कहेंगे, तो साइरस पूनावाला को मानिएगा। वो कौन है, सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक है, ठीक है, महानिदेशक है। और सीरम इंस्टीट्यूट कहाँ है, पुणे में है, ठीक है। बहुत ज्यादा वैक्सीन वहां पे बनाया जाता है, पुणे में है ये, ठीक है। चलिए अगला आइए, तो आप डेंगू और इसके बारे में समझ गए। माया ट्रेन प्रोजेक्ट का संबंध किस देश से, देखिए माया ट्रेन प्रोजेक्ट चला रहा है अभी आपका मैक्सिको सरकार। कहाँ है मैक्सिको भाई, ये मैक्सिको सरकार चला रहा है। माया ट्रेन क्या क्या है ना कि आपका युकाटन चैनल जानते हुएगा, ठीक है। युकाटन चैनल जो है आपका मैक्सिको को खाड़ी से, यानी आप इधर कह सकते हैं क्यूबा को लेके आपका मैक्सिको के साथ जोड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखा देते थोड़ा मैप, बढ़िया से समझ। ये देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे बहुत बार पूछता है, यहाँ पे 2 फ्लोरिडा जल संधि पूछेगा, यहाँ पे फ्लोरिडा देख रहे हैं, ये देखिए ये आपका मैक्सिको, ये आपका क्या है, मैक्सिको है। तो यहाँ पे आपका फ्लोरिडा, ये फ्लोरिडा है, अमेरिका का फ्लोरिडा, यहाँ पे फ्लोरिडा जल संधि हो जाएगा। आपका युकाटन चैनल यहाँ पे है, ठीक है, ये युकाटन चैनल है, ये मैक्सिको खाड़ी है, ठीक है। तो यहीं से यानी यहाँ से चलेगा, ये यहाँ से चल करके यहाँ तक आएगा, ठीक है। अब मैक्सिको यहाँ चियापासा का पठार भी है, मैक्सिको बहुत ज्यादा फेमस रहा है, क्योंकि मैक्सिको यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस रहा है, बहुत ज्यादा मैक्सिको के बारे में जान जाइएगा, ठीक है। मैक्सिको का राजधानी मैक्सिको सिटी है, ये कनाडा है, ये पे आपका USA यानी अमेरिका है, ठीक है। ये आपका मैक्सिको है, और ये आपका जो है मैक्सिको की खाड़ी है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला ग्रेटर एंटीलीज है, ये वाला लेसर एंटीलीज है कि नहीं है। ये आपका पनामा नहर है, यहाँ पे छोटी छोटी सा देश है। अगर यहाँ पे आपके आइएगा तो ग्वाटेमाला है, बेलीज है, उसके बाद ये
लंबा चला जाएगा, इतना लंबा नहीं लगेगा। बस यहाँ पे इसके बगल में जो है आप यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला का राजधानी ग्वाटेमाला सिटी, और यहाँ पे बेलीज है, बेलीज का राजधानी बोलमापुंड। ये दो चीज याद रखिएगा, इससे सीमा साझा करता है किससे, मैक्सिको से, ठीक है। तो मैक्सिको की खाड़ी है, यहीं पे आपका युकाटन चैनल है, बहुत बार पूछता है युकाटन चैनल, और यहाँ पे फ्लोरिडा की जल संधि। तो ये भी क्या कहिएगा, ये क्यूबा से अमेरिका को जोड़ता है, और युकाटन किसको जोड़ता है, मैक्सिको को क्यूबा से जोड़ता है। अभी क्यूबा का राजधानी हवाना है। यहाँ पे उस दिन क्यूबा सिंड्रोम के बारे में हम बता चुके थे। यहाँ पे क्यूबा सिंड्रोम है, यहाँ पे आपका हैती है, यहाँ पे डोमिनिक है, रिपब्लिक ऑफ डोमिनिक, ठीक है। ये सब ग्रेटर एंटीज में पड़ता है। यहीं पे आपका बरमुडा ट्रायंगल है, हम लोग बोलते हैं ना बरमुडा ट्रायंगल, ठीक है। बरमुडा है कि नहीं, आप लोग जानते हैं। चलिए आगे जाइएगा तो लंबा चला जाएगा। तो यहीं पे जो है मैक्सिको जो है माया ट्रेन का जो है, माया ट्रेन प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है अभी। तो ये मैक्सिको सरकार चला रही है। तो इस ट्रेन का थोड़ा खासियत जान लीजिए क्या है। ट्रेन माया एक व्यापक 1525 किलोमीटर की गति शक्ति मतलब गतिशीलता परियोजना है। इसका उद्देश्य क्या है, देश के दक्षिणी पूर्वी को युकाटन प्रायद्वीप से, अभी युकाटन चैनल आपको दिखा रहे थे, जो कहां से आपको क्यूबा को मैक्सिको से जोड़ेगा, युकाटन प्रायद्वीप के साथ विकसित करना है और जोड़ना है। और ये मैक्सिको के इस क्षेत्र में गतिशीलता और आर्थिक विकास को काफी बढ़ावा देगा। कुल मिलाकर के परियोजना 45,000 कितना है, 4,500 प्रत्यक्ष और 7,500 अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा करेगी, जो समुदाय के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक विकास उत्पन्न करेगा, ठीक है। एल्सोटोम अपने समुदाय क्या लिखा है, सियुदाद सुहागुनल हिडलागो संयंत्र में 42 ट्रेन का निर्माण करेगा, ठीक है। कितना ट्रेन चलाना है, टोटल 42 ट्रेन चलाना है। किस प्रोजेक्ट के तहत, माया प्रोजेक्ट के तहत। माया प्रोजेक्ट के तहत कहां से कहां चलेगा, तो आपको क्या युकाटन चैनल से लेकर के पश्चिमी मैक्सिको तक, यानी आप इधर आप ये कह सकते हैं एकदम साइड तक इधर चलेगा, यानी प्रशांत महासागर के साइड तक, ठीक है। तो यहाँ पे चियापासा का भी पठार पूछता है बहुत बार, कहाँ पे है, तो ये मैक्सिको में है, ठीक है। मैक्सिको अपना जो है वहाँ पे रेगिस्तान के लिए फेमस, वहाँ पे बहुत ज्यादा खान वान के लिए भी मैक्सिको बहुत ज्यादा फेमस है। तो आप लोग ये सब चीज जानते होइएगा, ज्यादा बताने का हमको जरूरत नहीं। आगे क्या है, आगे सुनिए। आगे कुछ आप लोग के लिए प्रोजेक्ट नमन, अभी सरकार का जो थोड़ा सा जो चीज चल रहा है उसको थोड़ा सा सूचना आपके लिए। प्रोजेक्ट नमन के भारतीय सेना में पूर्व सैनिक और शहीदों की परिजनों के कल्याण के लिए प्रोजेक्ट नमन शुरू किया गया है। कहेगा कि प्रोजेक्ट नमन क्या है, तो क्या कहिएगा, भारतीय सेना में जो पूर्व में जो सैनिक रहा है या शहीद हो गए हैं, ठीक है, उसके परिजनों के कल्याण के लिए एक जो प्रोजेक्ट शुरू किया है, उसी प्रोजेक्ट का नाम क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट नमन हो जाएगा। तो क्या कहिएगा, पूर्व सैनिक और शहीदों के परिजनों के लिए कल्याण के लिए जो योजना चलाएंगे, ऐसे योजना को प्रोजेक्ट नमन कहेंगे। पूर्व सैनिक और अपने जान गंवाने वाले कर्मियों के परिजनों की सुविधा और शिकायत निवारण हेतु स्थापित करना शामिल है। क्या कहना, बहुत ज्यादा इसका जितना भी कर्मी शहीद हो गए हैं, ठीक है, या फिर उसका जो भी परिजन है जो परेशान है, उसके लिए जो है सेंटर खोला जाएगा, ठीक है। पहला केंद्र दिल्ली छावनी में खोला जाएगा, ये याद रखेगा। मैं कहेगा कि आपका प्रोजेक्ट नमन के तहत पहला केंद्र कहाँ खोला जाएगा, तो दिल्ली छावनी में खोला जाएगा। कुल टोटल कितना केंद्र खोला जाएगा, 13 खोला जाएगा, ठीक है। स्पर्श पोर्टल के बारे में जानते होइएगा, फिर ये तुर्की में आ गया है, तो आपको फिर बता देते हैं। इसका उपयोग जो है सशस्त्र बलों के लिए पेंशन मंजूरी, देखिए पेंशन में जब आदमी कोई किसी का मृत्यु हो जाता है, कोई शहीद हो जाता है, ठीक है, या कोई सेना का कोई मिसिंग हो जाता है, तो उसको जो पेंशन वेंशन के लिए उसको जो फैमिली वाला है बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, उसी के लिए एक पोर्टल आरंभ किया गया है जिसका नाम है स्पर्श पोर्टल। तो स्पर्श पोर्टल बहुत बार पूछ चुका है, अगर स्पर्श पोर्टल के बारे में कहिएगा तो क्या कहिएगा, पेंशन से संबंधित है। कैसे पेंशन, तो सशस्त्र बलों के लिए पेंशन मंजूरी, वितरण और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, ठीक है। स्पर्श पोर्टल कौन मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है, रक्षा मंत्रालय द्वारा, ये बात कीजिएगा। G20 इंडिया के विशेष सचिव मुक्तेश्वर परदेसी, देखिए अभी G20 का जो है हम लोग का अध्यक्षता 9 से 10 तारीख को होने वाला है, ठीक है। और भारत और इंडिया में विवाद छिड़ गया है। अब पाकिस्तान वाला एक नया बात बोल दिए हैं, पाकिस्तान बोला है कि अगर भारत इंडिया शब्द नहीं लेगा तो हम यूएनओ में लेके जाएंगे और हम जो है अपना देश का नाम इंडिया रखेंगे, क्योंकि जिन्ना जी हमेशा से चाहते थे कि पाकिस्तान का नाम इंडिया हो, क्योंकि इंडिया का नाम जो है इंडस नदी पे पड़ा है, और इंडस नदी आपका किधर से बहता है, आपका पाकिस्तान क्षेत्र से बहता है। क्योंकि देखिए आप उधर देखिएगा लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीचे बीच, देखिए ये अगर आप यहाँ पे ऐसे देखिएगा, देखिए थोड़ा सा बात आया तो हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका काराकोरम श्रेणी, ये लद्दाख श्रेणी, ये जास्कर श्रेणी, तो ये अपना जो है सिंधु नदी यहाँ से निकलता है, ऐसे करके बहते हुए ऐसे निकलता है। तो मोहम्मद अली जिन्ना हमेशा से चाहते थे कि इंडिया का नाम, इंडिया जो पड़ा कैसे, तो इंडस से वैली से पड़ा, इंडस वैली से यहाँ पे हिंदू हो गया, ईरानी लोग हिंदुस्तान बोले, और यही हिंदू विकसित हुआ बाद में जाकर के यूनान की तरफ, हिस्से में आपका इंडिया में। तो यही इंडिया इंडस वैली का नाम से यानी सिंधु नदी के नाम पे आया। तो सिंधु नदी पूरा पाकिस्तान में बहता है, क्योंकि सिंधु नदी का जिन्ना का मानना था कि सिंधु नदी तो इंडिया से कुछ बात ही नहीं है,
जो भी है इधर झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास, सतलज इधर है हम लोग का, इंडस नदी हम लोग के उधर जाता है। तो माउंटबेटन को जो है ये पत्र लिख करके भी बोला था कि अगर इंडिया नाम हम लोग को दे दीजिएगा तो बेहतर होगा। तो अब पाकिस्तान वाला एक नया ड्रामा कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे हम लोग का ट्विटर में या सोशल मीडिया में इंडिया भारत का जैसे चर्चा हुआ, तो पाकिस्तान की तरफ से एक प्रतिक्रिया आया कि अगर आप लोग भारत रख लीजिएगा तो इंडिया नाम हम लोग रखेंगे और हम लोग यूएन में लेके बात करके जाएंगे कि इंडिया नाम हम लोग को दे दीजिए। और क्यों? वो इंडस वैली को लेके, क्योंकि पाकिस्तान के जो जनक है, फादर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पहले गवर्नर कौन आपका, ये अभी मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, कायदे आजम जिसके जानते हैं जिसको नाम से, तो वही चाहते थे कि पाकिस्तान का नाम इंडिया हो। क्यों हो? इंडस नदी को लेकर के। तो यहाँ पे अभी लफड़ा चल चुका है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा आग उगल रहा है ये मैटर, आगे में देखिए क्या होता है। अब देखिए 18 से 22 में जो है विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, इसमें क्या होगा नहीं होगा कोई कह नहीं सकता। G20 इंडिया को विशेष सचिव मुक्तेश्वर परदेसी है, ठीक है। अब देखिए G20 के बारे में बता देते हैं। G20 इंडिया ऐप में कुल देखिए अभी जो है, जो भी G20 में पूरे टोटल 20 यानी 19 देश और एक संघ यूरोपियन यूनियन टोटल लोग आ रहे हैं। सी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अपना रूस के वो पुतिन जी भी नहीं आ रहे हैं, चीन के जो है प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ठीक है। वहां के विदेश मंत्री आए सर्गेई लावरोव, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एक ऐप स्टार्ट किया है, पहली बार ऐसा हुआ है G20 का अपने तरह का ऐप लॉन्च किया है। उस 10 भाषा में ये ऐप होगा और इसमें कैसा आपका जापानी भाषा है, पुर्तगाली भाषा है, ठीक है। और टोटल मिला के यूएनओ का जो 6 आधिकारिक भाषा होता है, ये सारा भाषा इसमें जोड़ करके 10 भाषा इसमें रखा गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा G20 इंडिया ऐप में कुल टोटल कितना भाषा? 10 भाषा। कौन? उसमें आप पुर्तगाली भी जोड़ सकते हैं, पुर्तगाली रखिएगा, उसके बाद जापानी रखिएगा, ठीक है। उसके बाद टोटल यूएनओ का जो 6 भाषा है वो रखिएगा, ठीक है ना। अपना मतलब हिंदी भाषा भी है, टोटल 10 भाषा का। अब देखिए G20 जो अभी जो प्रदर्शनी लगाया भारत मंडपम में, तो G20 का भारत मंडपम में क्या है ना, एक बहुत बड़ा प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है। नटराज का सबसे बड़ा प्रतिमा जो है भारत मंडपम के आगे लगवाया गया है। G20 का जो अध्यक्षता होने वाला है, जितने भी लोग आएंगे, जितने भी राष्ट्र अध्यक्ष आएंगे, तो उसको दिखाने के लिए कि हम लोग का जो अपना सांस्कृतिक सभ्यता को दिखाने के लिए प्रतिस्थापित किया। तो 28 मीटर कितना 28 कितना है ये? 28 मीटर नहीं है, 28 फीट है, ठीक है। 28 फीट ऊंचा जो है ये आपका नटराज का मूर्ति लगा है भारत मंडपम में। भारत मंडपम का एग्जीबिशन सेंटर है, बहुत बड़ा प्रदर्शनी, बहुत बड़ा भवन बनाया गया है बैठक के लिए। भारत मंडपम अभी फिलहाल उद्घाटन हुआ था, आपको बता रहे थे हम दिल्ली में। वहीं पे 28 फीट ऊंचा जो है आपका प्रतिमा, किसका? नटराज का प्रतिमा लगाया गया है, ठीक है। तो ये बात आप थोड़ा सा जानते चलिएगा। तो नटराज प्रतिमा कहाँ पे? भारत मंडपम के आगे। कितना फीट ऊंचा? 28 फीट ऊंचा। G20 का जो अध्यक्षता होने वाला है उसी को प्रदर्शित करने के लिए। तो ये बात आपको उस दिन भी बोले थे, G20 गांधी का भी है, आपका राजघाट में किया गया था, 12 फीट ऊंचा मूर्ति बनाया गया उसका भी, ठीक है। तो ये थोड़ा आप याद रखिएगा। और आपका कोई क्वेश्चन बन रहा है? नहीं बन रहा है, थोड़ा देख लेते हैं, है तो नहीं। तो ये सारा चीज है। आप तो सांची के बारे में जान गए। सांची किसके लिए फेमस है ये तो याद ही रखिएगा। यूनेस्को के साइट में 1989 को रखा गया है। भारत का सबसे पहले यूनेस्को साइट में मतलब दर्ज किया गया था अजंता को, एलोरा को और आगरा का किला को। टोटल भारत में 40 साइट है कि नहीं है? पूरे विश्व में सबसे अधिक इटली के पास है। यूनेस्को का मुख्यालय आपको पेरिस में बताए थे। यूनेस्को का महानिदेशक कौन है? आंद्रे अजोले है, ठीक है। भारत जो है यूनेस्को का संस्थापक सदस्य है कि? सांची को जो है, ये सांची देखिए, ये धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से ये बहुत ज्यादा, अशोक का पहला स्तूप था यहाँ पे, ठीक है। जब गौतम बुद्ध से मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित ये जगह रहा है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और ये आपका संग्रहालय के बारे में आपको हम बता चुके हैं। तो चलिए आज इतना ही आपके लिए क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो जो भी चीज बताते हैं उसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। आने वाले समय में जो भी एग्जाम होगा, आपको यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन, आपके एग्जाम जो परीक्षा केंद्र है वहाँ पे आपको दिखेगा कि नहीं, ये जो पढ़ाए थे वही क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन आपके सामने लेके आते हैं, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत खोजबीन करके ये क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल हम लोग एक नया समसामयिक घटना लेकर के। ओके।